हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस। दोस्तों, आज हम इंग्लिश ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे, लेकिन उसे स्टार्ट करने से पहले आपके सामने हैं 3 क्वेश्चंस। फटाफट इसका आंसर करिए कमेंट बॉक्स में और इसका आंसर आपको वीडियो के एंड तक में मिल जाएगा। आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं दोस्तों वो है कॉमन एरर्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। दोनों टॉपिक करेंगे हम, और दोनों हमने लिया है सीजीएल मेंस 2019 से 15 नवंबर को। 15 नवंबर को पूछे गए सारे कॉमन एरर्स और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को रूल्स के साथ देखेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए। और अगर हम बात करें मार्क्स की, सो प्रीलियम में 4 मार्क्स के दोनों आते हैं, 4 मार्क्स का कॉमन एरर और 4 का सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, जबकि टीयर 2 में 20 क्वेश्चंस आते हैं 20 मार्क्स के। सो बेसिकली इन दोनों मिलाकर के 250 में से 48 नंबर आपका यहीं से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारे रूल्स भी देखने वाले हैं इम्पॉर्टेंट ग्रामर के। तो ग्रामर जहाँ जहाँ काम आएगा आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। सो लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इनके कमेंट्स भी आंसर कर दिए हों वीडियो पॉज करके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सो हमारा यहाँ पे पहला सेंटेंस है, ये है हमारा कॉमन एरर। और दोस्तों मैंने थोड़ी कोशिश की है कि जो कॉमन एरर है ये मैं आपको ABCD या ऑप्शंस के साथ ना दूं। उसमें क्या होता है ना, थोड़ा इजी पड़ जाता है। यहाँ पे आप थोड़ा टफ प्रिपरेशन करेंगे तो एग्ज़ाम में आपके लिए वो आपको और ज़्यादा इजी लगेगा। सो हम इसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे। अगर आपको ये तरीका अच्छा लगता है या ख़राब लगता है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। पहला क्वेश्चन देखिए, भानु फिनिश्ड टू रीड सच ए थिक बुक इन जस्ट 2 days। वीडियो को पॉज करिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, आई होप आपने कर लिया हो। अब देखिए इसका आंसर, भानु फिनिश्ड टू रीड सच ए थिक बुक इन जस्ट 2 days। यानी सेंटेंस का मतलब निकल के आ रहा है कि भानु ने इतने थिक बुक को पढ़ना मतलब ख़त्म कर दिया था उसको पढ़कर मात्र 2 दिन में, राइट। तो देखिए भानु फिनिश्ड टू रीड, यहाँ पे क्या लिख रहा है, भानु फिनिश्ड टू रीड। ध्यान से देखिए, अगर मैं पहले तो मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग की, फिर हम रूल्स भी देख लेंगे। अगर मैं बोलूँ टू रीड मतलब उसने कुछ किया ताकि वो इस काम को करे। भानु ने फिनिश किया, किसी चीज़ को फिनिश किया। क्यों फिनिश किया? ताकि वो रीड कर सके। टू रीड का मतलब यही होगा, भानु फिनिश्ड टू रीड, यानी भानु ने कुछ ख़त्म किया ताकि वो पढ़ सके। जबकि हमें सेंटेंस का मतलब पता है कि भानु ने पढ़ना ही ख़त्म कर दिया था 2 दिन में। सो हमारा आंसर होगा भानु फिनिश्ड रीडिंग। रीडिंग एक जीरंड है, वर्ब के फॉर्म के बाद हम ING लगाते हैं, सो वो जीरंड बनता है जो नाउन का काम करता है। सो भानु फिनिश्ड रीडिंग, उसने क्या खत्म किया? रीडिंग। टू रीड का मतलब हो जाएगा उसने कुछ और खत्म किया ताकि वो रीड कर सके। सो ये था थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सेंटेंस की। अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी सो आपको ये बड़े आराम से इसका आंसर दिख जाएगा। लेकिन अब हम बात करते हैं रूल की। सो वी हैव सम वर्ड्स लाइक फिनिश। ध्यान से देखिएगा, इसको फिनिश हो गया, स्टार्ट हो गया, आप कीप बोल सकते हैं, आप अवॉइड भी बोल सकते हैं। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जब इनको वर्ब की तरह यूज किया जाता है तो इनके बाद ऑलवेज आपका क्या लगता है? आपका लगता है जीरंड। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं डायरेक्टली। क्लियर है ये बात? अगर आप इन्हें नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आगे देखिए, अगला सेंटेंस भी करिए आप लोग ज़रा पॉज करके खुद से एक बार। देखिए, आई शैल बाय दिस बुक इफ़ यू लाइक इट और नॉट। सो हालांकि ये थोड़ा इजी है, आपने कर लिया होगा, आपने पहले भी कई बार ऐसे क्वेश्चंस पढ़े होंगे। मैं इस बुक को खरीदूंगा यदि, इफ़ किसका सेंस देता है? अगर या यदि का। आप लाइक करो या ना। सो यहाँ पे आपका इफ नहीं आएगा, इफ की जगह क्या आएगा? इफ की जगह आएगा वेदर। अब ये हमें कैसे पता चलेगा? देखिए,
इफ और वेदर का यूज एक जैसा ही कर दिया जाता है सेंटेंसेस में, लेकिन दोनों में फ़र्क ये होता है कि वेदर का यूज़ चॉइस के लिए किया जाता है, जब भी दो चीज़ों में कोई चॉइस करनी हो, और इफ़ के बाद अगर आता है और, मतलब इफ़ के बाद और नहीं आएगा। अगर आपको कहीं भी इफ़ के बाद और दिखाई देता है तो आप समझ लीजिएगा कि इफ़ के बाद मैं यूज़ करूँगा वेदर। क्लियर है? क्योंकि वेदर का पेयर और होता है, इफ़ का पेयर नहीं होता। सो ये मेन रूल था, आपको ये पता होना चाहिए। आगे फिर से मैं बार बार नहीं बोलूँगा, आपको पॉज करके खुद से बनाना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट करिए आंसर, ताकि मुझे भी पता चलता रहे। अगला है, माई ग्रैंड मदर इज़ क्वाइट कंसर्न्ड टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। ये तो काफ़ी ईजी है, प्रीपोजिशन से रिलेटेड। कंसर्न्ड के बाद टू नहीं आएगा, इसके बाद आता है विद या फिर अबाउट। आप विद भी लगा सकते थे, अबाउट भी लगा सकते थे। कंसर्न के बाद विद या अबाउट लग गया, इसका मतलब चिंतित है। कंसर्न मतलब क्या होता है? चिंतित। माई ग्रैंड मदर इज क्वाइट कंसर्न्ड अबाउट माई प्रोग्रेस एट स्कूल। आपको ऐसा लग सकता है कि यहाँ पे इन स्कूल आएगा, मगर ये पर्टिकुलरली स्कूल के अंदर की बात नहीं कर रहा है। ये कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं बता रहा है जो स्कूल के अंदर हुआ था। स्कूल को एट अ प्लेस यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, एट अ प्लेस यूज़ किया जा रहा है। सो इसी वजह से यहाँ पे एट का यूज़ किया गया है। अगला देखिए, ये बहुत इजी है, ये आप खुद से करिए, क्योंकि ये तो मैंने कई बार बताया है। नो सूनर, हार्डली, स्केर्सली, बेयरली, इनके हमने रूल्स काफ़ी बार डिस्कस किए हैं। सो मैं चाहूँगा कि आप इस आंसर को खुद से अटेम्प्ट करें, और अगर वाकई ही आपको लगता है कि ये आप नहीं अटेम्प्ट कर पा रहे हैं तो आप मुझे ये बताइए कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको उसे एक्सप्लेन कर दूंगा एक वीडियो में। और दोस्तों, अगर कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक इंग्लिश में, कोई चैप्टर या कोई रूल या पर्टिकुलर कोई पॉइंट समझ में ना आ रहा हो, सो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उसके लिए आपको एक सेपरेट लेक्चर प्रोवाइड करूंगा, ताकि आपके जो डाउट्स हैं क्लियर हो सके। और अगर आप लोग एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि फॉर्म तो भर दिया होगा आपने, राइट? सो अगर आप इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अपना स्कोर 100% रखना चाहते हैं, सो आप फॉलो करिए एसएससी, आप फॉलो करिए मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेस को। यहाँ पे आपको सारी क्लासेस मिलेंगी। आगे देखिए, ही वॉज नॉट एबल टू गिव मैनी टाइम टू हिज रिसर्च। ही वॉज नॉट एबल, वह एबल नहीं था, कि किसके एबल नहीं था? टू गिव, ताकि दे सके, मैनी टाइम टू हिज रिसर्च। सो अगर आपको सेंटेंस को एक बार रीड करना है और फिर ढूंढना है कहीं एरर मिलता है या नहीं, क्योंकि ना, मतलब आप लगा के चलिए कि 60% में आपको एरर सिर्फ 1 रीड में मिल जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप इस सेंटेंस को देख सकते हैं, इसमें आप एक बार रीड करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। सपोज करिए कि आपको एक बार में आंसर नहीं मिलता है, तो फिर आप ढूंढना स्टार्ट, आप पर्टिकुलर देखना स्टार्ट करिए। सब्जेक्ट है, वर्ब सिंगुलर है या नहीं, नॉट है, एबल टू के बाद V1 है या नहीं, मैनी के बाद काउंटेबल नाउन है कि नहीं, क्योंकि मैनी एक ऐसा एडजेक्टिव है जो अपने बाद हमेशा काउंटेबल नाउन लेता है। और अगर अनकाउंटेबल है तो हम यूज़ करते हैं मच का। और टाइम क्या है? टाइम अनकाउंटेबल है, टाइम को आप नहीं काउंट कर सकते। सो आप लगेगा यहाँ पे मैनी नहीं लगेगा, मैनी की जगह क्या लगेगा? मच। आपने कई बार मैनी टाइम्स भी पढ़ा होगा, आपने मैनी टाइम्स भी पढ़ा होगा। सो यहाँ पे समय नहीं होता, यहाँ पे मैनी टाइम्स का मतलब होता है कई बार, वो रिपीटिशन को दिखाता है। सो ये टाइम अलग हो गया, मैनी टाइम्स अलग हो गया, ठीक है। इनका यूसेज भी अलग होगा तो यूज़ भी अलग अलग तरीके से होगा। सो ये मैनी यहाँ पे अनकाउंटेबल होना चाहिए, क्योंकि टाइम अनकाउंटेबल है। सो हम मच का यूज़ करेंगे, ना कि मैनी का। आगे देखिए, क्रेज फॉर ए थिंग दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल इन अवर स्कूल कंट्री इज ए कॉमन फिनोमिनन। चलिए, बहुत अच्छा है, ट्राई करिए इसको। कॉमन फिनोमिनन, फिनोमिनन एक नाउन हो गया, इसी वजह से यहाँ पे ए आर्टिकल का यूज किया गया है। अब देखिए, यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है क्रेज।
एक वर्ड हो गया क्रेज, एक वर्ड हो गया क्रेजी, दोनों में डिफरेंस है, राइट। सो क्रेज मतलब, क्रेजी मतलब हो गया थोड़ा पागल, क्रेज मतलब हो गया किसी चीज की चाहत, क्रेज फॉर समथिंग। सो क्रेज फॉर ए थिंग दैट आर नॉट इजीली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज ए कॉमन फिनोमिनन। ये सब्जेक्ट है, आपको इसका वर्ब ढूंढना है। आपने बोल दिया इसका वर्ब ये है तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि क्रेज का वर्ब इज है, ना कि आर। अगर आप पूछेंगे सर ये आर किसके लिए आया, तो मैं बोलूँगा आर आया है इसके लिए, ए थिंग के लिए। यहाँ पे आप देखिए जो दैट है आपका, ये रिलेटिव प्रोनाउन है। कौन कौन से होते हैं, आप विच भी हो गया, हु भी हो गया। सो इनके बाद जो भी आपका वर्ब आता है ये हमेशा अपने एंटीसीडेंट सब्जेक्ट के अनुसार आता है। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या है कि ये है आपका वर्ब और ये है आपका सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है ए थिंग, और ए थिंग क्या हो गया, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर हो गया। सो इसी वजह से आपका वर्ब भी यहाँ पे आर ना आकर के आना चाहिए था इज, ये भी सिंगुलर आना चाहिए था। सो ये है आपका आंसर, आर को हटा करके आप इज लगा देंगे। सिमिलरली अगला क्वेश्चन पढ़िए और इसको इम्प्रूव करिए ज़रा एक बार, कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैं ये नहीं चाहता कि आप सिर्फ एरर फाइंड करना सीखें, मैं ये भी चाहता हूँ कि आप उसे इम्प्रूव करना सीखें। अगर आप एरर फाइंड करना सीखेंगे तो आप 20 में से 15 ज़रूर कर पाएंगे, लेकिन अगर आप उसको इम्प्रूव करना सीख लेंगे तो फिर आप डेफिनेटली 19 से 20 क्वेश्चन सही कर पाएंगे एग्जाम में। क्लियर है ये बात? चलिए आगे देखिए, अगला सेंटेंस है हमारा, बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। क्या होगा ज़रा इसका बताइए मुझे आप सारे। चलिए इसका आंसर बताने से पहले मैं आपसे पूछता हूं, बिफोर डू होमवर्क, क्या आप ऐसे बोलेंगे? क्या आप किसी को बोल सकते हैं बिफोर डू होमवर्क आप खेलने मत जाओ, बिफोर यू डू होमवर्क, या बिफोर गो आउटसाइड, गो आउटसाइड, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, आप ऐसा बोलेंगे तो आपको ना थोड़ा बोलने से ही अलग अलग आपको लग रहा होगा। नहीं, हम बोलते हैं बिफोर डूइंग, बिफोर गोइंग। सो या आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो बिफोर है आपका प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी कभी आपका वर्ब लगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ जीरन फॉर्म में लगता है। सो यहाँ पे टेक नहीं आएगा, यहाँ पर आना चाहिए टेकिंग। सिर्फ और सिर्फ टू ही ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके बाद आप V1 का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ING आएगा, बिफोर टेकिंग दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। सो आपका आंसर हो जाएगा, इसे इम्प्रूव कर देंगे आप तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखिए, व्हेन देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग विंड द पाइन ट्रीज मेड सैड एरी साउंड्स। क्या आंसर हो सकता है इसका, ज़रा बताइए मुझे। देखिए पाइन ट्री किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चीड़। हाँ, चीड़ का पेड़ होता है एक, आपने सुना ज़रूर होगा चीड़ का पेड़। सो ठीक है, ये हो गया ट्रीज मेड सैड एरी साउंड। एरी का मतलब क्या होता है? एरी का मतलब होता है फियर। मैं आपको याद करवा देता हूँ एरी, अगर आपको याद नहीं है तो। आप लोगों ने अगर हॉलीवुड मूवीज़ देखी होगी, माइथोलॉजिकल मूवीज़ वगैरह, उसमें से स्पेशली वंडर वुमन, अगर आप लोगों ने वंडर वुमन देखी है सो उसमें जो वंडर वुमन फर्स्ट पिक्चर थी, आप मुझे बताइए उसमें विलन कौन था? विलन था ना उसमें गॉड ऑफ फियर, एरीज। एरीज था, गॉड ऑफ वॉर था आई गेस, गॉड ऑफ फियर या गॉड ऑफ वॉर था। सो गॉड ऑफ फियर ही बेसिकली था शायद, उससे बहुत डर लगता था लोगों को। सो उसका नाम था एरीज। स्पेलिंग डिफरेंट है, लेकिन मैं बस आपको याद करने के लिए एक निमोनिक बता रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर सकें। एरी मतलब फियर। सो फियरफुल साउंड क्रिएट किया था व्हेन देयर वर ए स्ट्रॉन्ग विंड। आई होप आपने इसका आंसर ढूंढ लिया हो। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वर। सो इसका मतलब अगर वर आंसर होगा
सो जो आपका सेंटेंस है वो प्लूरल होना चाहिए, क्योंकि वर्ब आपका प्लूरल है, राइट। तो सब्जेक्ट कहाँ है? आप बोलेंगे ये रहा सब्जेक्ट, देयर। लेकिन देयर कभी भी सब्जेक्ट नहीं होगा। देयर के बाद आपका जो भी वर्ब आएगा, सिंगुलर या प्लूरल, ये सारा का सारा डिपेंड करता है इसके बाद वाले सब्जेक्ट पे। इसका बाद वाला सब्जेक्ट है ए स्ट्रॉन्ग विंड, जो कि सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पे ए लिखा हुआ है। इसका मतलब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर होना चाहिए। यहाँ पर आप वर्ब को हटा करके आप इसकी जगह क्या लगाएंगे? वॉज। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब को हटा करके आप लगाएंगे वॉज। अगला क्वेश्चन अब आप करिए। मैं चाहूंगा कि अगला सेंटेंस भी आप पढ़ें और इसको आंसर करें। देखिए, ही गेव सच ए लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। सो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे वर्ब सेकंड फॉर्म है, यानी ये पास्ट टेंस है। सच ए लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। सो इसका आंसर क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले आपको इसका मतलब समझना है कि उसने दिया था इतना लंबा स्पीच, एक लंबा स्पीच, लेकिन सभी व्यक्ति बोर हो गए। क्योंकि बट है ना यहाँ पे, ब्यूटी बट, इसका मतलब होता है लेकिन। और आप याद रखिएगा कि बट जब भी कनेक्ट करता है, ये दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्ट चीज़ों को कनेक्ट करता है। एक तरफ पॉजिटिव चीज़ होगी तो दूसरी तरफ नेगेटिव चीज़ होगी। ऐसी कंडीशंस को दिखाने के लिए, ऐड करने के लिए बट का यूज़ किया जाता है। तो ज़रा पढ़िए, उसने एक लंबा स्पीच दिया लेकिन लोग बोर हो गए। ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे लेकिन तो नहीं आना चाहिए। यहाँ ऐसा हो सकता था कि उसने बहुत अच्छा स्पीच दिया लेकिन फिर भी लोग बोर हो गए, तो उस कंडीशन में बट आ सकता था। लेकिन कह रहा है कि उसने एक लंबा स्पीच दिया और सभी बोर हो गए। सो बेसिकली ये रिजल्ट क्लॉज है। यहाँ पे क्या शो कर रहा है आपको? रिजल्ट, सभी बोर हो गए। सो यहाँ पे आप सो यूज कर सकते हैं। ही गेव सच अ लॉन्ग स्पीच सो एवरीबडी फेल्ट बोर्ड। फील का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट में चल रहा है। इस तरीके से आप बट को काट कर अगर सो लगा देते हैं तो आपका सेंटेंस इंप्रूव हो जाएगा। अगला सेंटेंस देखते हैं, ये भी आप करिए। ए टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आवर कोल माइन। सबसे लंबा आदमी जो मैंने कभी भी देखा हो जो अपने वर्क कोल माइन में काम करता है। सो अब क्या करना है यहाँ पे? ये बहुत ईजी है। चलिए मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि इसमें कंपैरिजन किया जा रहा है एक व्यक्ति का बहुत सारे वर्कर्स से जो काम करते हैं, बहुत सारे नहीं, लगभग सारे वर्कर्स से जो काम करते हैं कोल माइन में। और दूसरा यहाँ पे एडजेक्टिव को देखिए, अगर कंपैरिजन किया जा रहा है तो एडजेक्टिव का ही रोल होता है। अब आप इसे ढूंढना शुरू करिए और इसका आंसर करिए। ये बहुत ईजी है, इसी वजह से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कि आप खुद से करिए। अगला देखिए, चलिए इसे अटेम्प्ट करिए। देखिए, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन इन ए नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन। यानी कि बोला जा रहा है कि नर्सरी क्लास में जितने भी बच्चे हैं सभी को अलग अलग, मतलब इंडिविजुअल मतलब हो गया ना, बिल्कुल सभी को, हर एक को पूरी तरीके से अटेंशन दी जानी चाहिए। अब क्या हो सकता है इसका एरर? आप क्या ढूंढ सकते हैं इसमें? देखिए, यहाँ पे है आपका ईच, प्रोनाउन आ गया आपका। ईच वन ऑफ, जब भी वन ऑफ आता, ईच वन सही होता है, ईच वन एक साथ आ सकता है, अलग भी आ सकता था, या सिर्फ आप वन ऑफ भी यूज कर सकते हैं। ईच वन ऑफ भी होता है, ईच वन ऑफ दैम। जब भी वन ऑफ द आएगा तो उसके बाद हमेशा प्लूरल आएगा, प्लूरल नाउन। तो चेक करिए क्या चिल्ड्रन प्लूरल है? बिल्कुल प्लूरल है। इन ए नर्सरी क्लास, ये आपका सब्जेक्ट कैसा है? सब्जेक्ट है सिंगुलर। ईच या वन ऑफ हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट काउंट किए जाते हैं, याद रखिएगा इस बात का। लेकिन इनके बाद आने वाला प्लूरल हमेशा, नाउन हमेशा प्लूरल होगा, और लेकिन उसके बाद अगर आपका वर्ब यूज हो या प्रीपोजिशन यूज हो वो सिंगुलर होता है। सो आपको ढूंढना है वर्ब कहाँ है, कौन सा है वर्ब, बताइए मुझे। ये है वर्ब रिक्वायर, और हमको रिक्वायर को भी सिंगुलर करना है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। सो रिक्वायर जो है वो प्लूरल फॉर्म में है, इसको सिंगुलर बनाने के लिए हम लास्ट में ऐड कर देंगे एस। सो हो जाएगा रिक्वायर्स। अब ये सही है क्योंकि हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है और हमारा वर्ब भी सिंगुलर हो गया है।
कोई डाउट होगा तो ज़रूर पूछ लीजिएगा आप लोग। अगला देखिए, अगला सेंटेंस है हमारा, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वॉकिंग होम। देखिए यहाँ पे जो आया है ना आपका लार्ज नंबर, जो नंबर होता है ना ये एक तरीके से काउंटेबल होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर क्या होता है आपका? काउंटेबल। और इसके बाद आ गया प्रीपोजिशन ऑफ। सो क्या करेंगे, इस कभी भी इस तरीके से कोई यूनिट को शो किया जाए उसके बाद ऑफ हो जाए तो आपका जो आगे नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा। जैसे अभी हमने किया था ना, ईच ऑफ या वन ऑफ या जो भी आप ऑफ लगा दें, सम ऑफ, मैनी ऑफ, कुछ भी लगाएं तो उसके बाद आपका हमेशा प्लूरल आएगा। सो यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे सिंगुलर है, वर्कर तो सिंगुलर होता है, सो हमें इसे प्लूरल बनाना पड़ेगा, वर्कर्स। ठीक है, यहाँ ऐसा लगेगा, यहाँ एरर था। सो एक ये गलती आप देख सकते हैं। एक गलती और क्या देख सकते हैं आप, ध्यान से देखिए, ये जो ए लार्ज नंबर है ना, ये माना जाता है प्लूरल, क्योंकि इसमें भी डाउट रहता है स्टूडेंट्स को, ये सिंगुलर है या प्लूरल। ये है प्लूरल, तो इसके अकॉर्डिंग जो वर्ब आएगा वो होगा प्लूरल। अगर वर्ब आपका प्लूरल है तो फिर मतलब ये सही है। हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, स्टार्टेड के बाद आएगा आपका V1 ING और होम। देखिए यहाँ पे आ गया ना, किया था ना हमने ऐसा कि फिनिश हो गया या स्टार्ट हो गया, उसके बाद अगर वर्ब आएगा तो वो ING की फॉर्म में होता है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ से आपने क्या क्या सीखा, ए लार्ज नंबर प्लूरल होता है, ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब भी प्लूरल आएगा। अगर एक ही जगह में द लगा देता, सो द क्या होता है ना, द फिक्स चीज़ को दिखाता है, फिक्स यूनिट को, और वो उसको सिंगुलर बना देता है, इसी वजह से द होता। अगर द लार्ज नंबर ऑफ होता तो फिर आपका जो वर्ब है वो हैव की जगह हैज़ आता। सो इन चीज़ों को आप, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ध्यान रख सकते हैं। आपको ये एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, क्लोज टेस्ट, कॉमन एरर्स हर जगह काम आने वाले हैं। चलिए अगला वाला सेंटेंस एक बार अटेम्प्ट करके देखिए क्या आंसर होना चाहिए इसका। इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री हैज़ स्टार्टेड ब्रिंग देयर ओन लंच। मैंने आपको इसमें, इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में एक वर्ड कॉमन है और उस वर्ड से रिलेटेड मैंने एक रूल बताया है, आपको 2 बार बता दिया है आज के ही लेक्चर में। सो आप खुद से इसका आंसर फाइंड करिए। लेकिन मैं आपसे एक अलग चीज़ पूछता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ एवरी वर्कर होगा या फिर एवरी वर्कर्स होगा, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। ठीक है, हालांकि एरर यहाँ पे नहीं है, एरर कहाँ है ये ढूंढिए। इस सेंटेंस में मैंने एक चीज़ कॉमन दिखाई है आपको और उसका रूल भी बताया है, और वहाँ से आपको एरर ढूंढना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है एवरी वर्कर आएगा या एवरी वर्कर्स आएगा, एवरी स्टूडेंट आएगा या एवरी स्टूडेंट्स आएगा। ये आप मुझे कमेंट करके बताइए और इसका आंसर खुद से फाइंड करिए आप। चलिए अगला देखिए, शी हैज़ बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 years। सो अगर कभी भी सेंटेंस में आप देखते हैं हैज़, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सो ये एक्टिव वॉइस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम जो कि पहले शुरू हुआ था और अभी भी चल रहा है, सो ऐसी चीज़ों को दिखाने के लिए हम हैज़, हैव, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। सो इसका मतलब हुआ शी हैज़ बीन वर्किंग विद मी ऑन दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम 2 months, मतलब वो पिछले 2 महीने से काम कर रही है। और लास्ट में यहाँ पे आपको 2 years टाइम दिखाया है। सो इसको बताने के लिए आपके 2 प्रकार के प्रीपोजिशन यूज़ किए जाते हैं, फॉर और सिंस। फ्रॉम का यूज़ नहीं होता तो हम फ्रॉम को कैंसिल कर देंगे, हमें एक चीज़ लगाना है, फॉर या सिंस। ये मैंने कई बार बता दिया है आपको। सो मैंने आपको बता दिया है कि एरर कहाँ पे है। अब आप इसका आंसर खुद से ढूंढिए, फॉर आएगा या सिंस। हम पहले इसको कई बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला सेंटेंस देखिए, द रीज़न फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज माई मदर नीडेड टू बी लुक्ड आफ्टर। लुक आफ्टर का मतलब होता है किसी का देखभाल करना,
लुक और आफ्टर का जब भी एक साथ यूज हो जाए इसका मतलब होता है देखभाल करना। हम फ्रेजल वर्ब ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। लुक से रिलेटेड जितने भी आपके फ्रेजल वर्ब बनते हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट फॉर एसएससी एग्जाम्स, मैंने वो सारा आपको कवर किया है फ्रेजल वर्ब की प्लेलिस्ट में, जाकर आप देख सकते हैं। सो अब इसको आगे देखिए ज़रा क्या लिखा हुआ है कि मेरा रीज़न जो था मेरठ जाने का वो ये था कि मेरी मदर को ज़रूरत थी देखभाल की। सो इसमें एरर कहाँ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये एग्ज़ाम में आपको अक्सर देखने को मिलता है, ना ही एग्ज़ाम में बल्कि अगर आप मॉक वगैरह भी देते हैं तो उसमें भी। अच्छा, आपको ये भी बताना था कि अगर आप मॉक वगैरह देते हैं आपको कोई एरर मिल जाता है तो प्लीज़ आप मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसको भी आपको किसी पर्टिकुलर वीडियो में कलेक्ट करके सारे एरर्स का एक पर्टिकुलर डाउट क्लास बनाकर आपके सामने ले आऊँगा। सो सेंटेंस में देखिए यहाँ पे द रीज़न लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता है रीज़न शो करना, कारण। द रीज़न फॉर विजिटिंग मेरठ वॉज बिकॉज। सो यहाँ पे बिकॉज लिखा हुआ है, बिकॉज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि रीज़न और बिकॉज दोनों एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों का सेम मतलब होता है। तो जब भी कभी किसी सेंटेंस में एक चीज़ को बताने के लिए दो चीज़ों को अगर दो टाइप का वर्ड यूज़ किया जाए तो वो एरर होता है, वहाँ पे सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशन बोलते हैं उसे। जैसे कि ये एग्ज़ाम में आता भी बहुत ज़्यादा है कि अगर कहीं रिटर्न लिखा मिलेगा तो रिटर्न के साथ बैक नहीं आएगा, रिटर्न के साथ बैक लिखा मिलेगा तो वो गलत होगा, क्योंकि रिटर्न और बैक दोनों का मतलब सेम होता है, हम बैक को काट देंगे। जैसे कि कैन बी एबल अगर कहीं लिखा हो तो ये गलत होगा, क्योंकि कैन भी क्षमता को दिखाता है, एबल भी क्षमता को दिखाता है, तो हम कैन को रखेंगे, एबल को हटाएंगे। सो इसे कहते हैं सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस। आप सर्च कर लीजिएगा सुपरफ्लूअस एक्सप्रेशंस, मैथ्स बाय आशीष सर, आपको हमारी क्लास मिल जाएगी उससे रिलेटेड। ठीक है, आगे देखिए। ए कॉन्फ्लुएंस इज ए प्लेस वेयर टू और मोर रिवर्स मीट। सो कॉन्फ्लुएंस, एक कॉन्फ्लुएंस की बात की जा रही है, इसका मतलब होता है संगम। इज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो इज। ए प्लेस, एक ऐसा प्लेस जब दो और दो से अधिक रिवर्स मिलते हैं। सो ये जो वर्ब है ये आपका क्या है, ये है प्लूरल, तो ये सही होगा या गलत, इसको सोचिए जरा। सही होगा, क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट भी आपका टू और मोर है। सब्जेक्ट क्या है? टू और मोर रिवर्स, प्लूरल है तो ये भी प्लूरल होगा। और मोर एक ऐसा वर्ड है जिसके बाद अगर आप कभी भी नाउन का यूज़ करोगे तो वो प्लूरल होगा। ये प्लूरल है, ये भी सही है। सो एरर कहाँ है? देखिए एरर यहाँ है। सेंटेंस पढ़िए, संगम उस जगह को कहते हैं ना कि उस टाइम को। ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है। व्हेन मतलब टाइम, समय को दिखाता है, जबकि हमें चाहिए एडवर्ब ऑफ प्लेस। सो यहाँ पे आना चाहिए वेयर। एक कॉन्फ्लुएंस इज अ प्लेस वेयर, एक ऐसा जगह है जहाँ, ना कि जब। सो ये एरर है, अगर आप वेयर लगाएंगे तो सेंटेंस आपका ठीक हो जाएगा। आगे देखिए, आई एम सॉरी आई हैव नॉट लर्न द पोएम एट हार्ट। आई एम सॉरी, आप इसको ना थोड़ा ब्रेक करके देखिए। आई एम सॉरी, यहाँ तक कोई एरर नहीं हो सकता। आई हैव नॉट लर्न, यहाँ तक कोई एरर नहीं हो सकता। द पोएम में होगा या एट हार्ट में होगा। सो एट हार्ट एक्सप्रेशन यूज नहीं होता। यहाँ पे जो यूज हो रहा है एक्सप्रेशन, मतलब मैंने दिल से याद नहीं किया था, मतलब अच्छे से याद नहीं किया था। सो इसके लिए एट हार्ट का यूज नहीं किया जाता, बाय हार्ट का किया जाता है। सो एट को हटाकर आप यहाँ पे लगाएंगे बाय। अब सेंटेंस सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए आप सारे। 2 flyovers have been proposed in the new plan to decongest MG रोड। देखिए मैं आपको इतना बता देता हूँ कि इसमें वर्ब से रिलेटेड एरर है। अब आप इसको खुद से करिए और बताइए इसमें क्या एरर है, लेकिन वर्ब से रिलेटेड है, मैं इतना बता देता हूँ। चलिए अगले सेंटेंस पे देखते हैं। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड। अब आप इसमें एरर बताइए क्या हो सकता है। अभी हमने करा था ए लार्ज
एक से ए लार्ज नंबर, यस ए लार्ज नंबर वाला किया था। इसके बाद भी ऑफ लिखा था हमने, वहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी, उसके हिसाब से आप एरर फाइंड करिए। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, मैं बताऊंगा आपको। चलिए, आई होप आपने वीडियो पॉज करके आंसर किया हो इसका। देखिए, अब सबसे पहले क्या करना है, आपको बताया था कि जब भी कभी ए लार्ज नंबर के बाद ऑफ लिखा हो, इसके बाद वाला नाउन जो आएगा वो आएगा प्लूरल। लेकिन यहाँ पे मनी लिखा हुआ है, तो क्या ये गलत है? दूसरा मैंने बताया था ये होता है प्लूरल, तो वर्ब भी आएगा प्लूरल। यहाँ पे है प्लूरल वर्ब, क्या ये सही है? तो मैं बोलता, और क्या ये रॉन्ग है जो मैंने मनी दिखाया आपको अभी? तो अब मैं आपसे बोलूँगा नहीं, मनी रॉन्ग नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और वर्ब प्लूरल नहीं आएगा, ये गलत है, इसकी जगह आना चाहिए वॉज। आपको डाउट क्रिएट होगा कि कैसे, अभी तो आपने कहा था वर आएगा, ऑफ के बाद प्लूरल आना चाहिए, और अगर यहाँ पे ए लिखा होता तो प्लूरल होता, और द लिखा होता तो सिंगुलर होता, तो यहाँ ऐसा क्यों? तो देखिए ध्यान से, एक्चुअली जो सारा कंसेप्ट होता है वो होता है इस वर्ड से रिलेटेड। यहाँ पर बात की जा रही है अमाउंट की, और वहाँ पर बात की गई थी नंबर की। जो नंबर होता है ये होता है काउंटेबल, जबकि जो अमाउंट हो गया, या फिर इसके साथ आप लगा लीजिए क्वांटिटी, ये सारे हो गए आपके अनकाउंटेबल। अब जैसे ही ये अनकाउंटेबल हो गए, तो ऑफ के बाद आप इसको प्लूरल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल चीज़ हमेशा सिंगुलर में काउंट की जाती है, और क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, सिंगुलर है, आप वर्ब ही नहीं लगाएंगे, वर्ब की जगह क्या लगाएंगे? वर्ब की जगह लगाएंगे वॉज। अगर आप इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत ईजी सा चीज़ है कि आप वर्ब को हटाइए और इसकी जगह लगा दीजिए वॉज। अब आपका ये पूरा सेंटेंस एकदम सही बन गया है। चलिए अगला देखिए, नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस। अब इसमें क्या एरर होगा जरा बताइए। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका जो सब्जेक्ट है ये है आपका प्लूरल वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एवर आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है तो सही है। दिस प्लेस बिफोर, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ना आपका ये है नो वन। इनको कहा जाता है बेसिकली, ये हैं सारे के सारे आपके प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन के कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे मैं आपको बताऊं सम, नो वन, एनी। ये सारे के सारे आपके हो जाते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन, और इनको कंसिडर किया जाता है सिंगुलर। जो सम है ना, इसका यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल के साथ करके प्लूरल और सिंगुलर में किया जाता है। तो जब भी आप सम का यूज करें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसको आप सिंगुलर और प्लूरल दोनों के तरीके से यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे आपका नो वन हो गया, एनी हो गया, ये सारे के सारे सिंगुलर तो हैं ही हैं। नो वन के साथ आप कभी भी हैव यानी प्लूरल वर्ब यूज नहीं करेंगे, आप करेंगे सिंगुलर वर्ब हैज़। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है। अगर आप इस सेंटेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हैव को हटाइए और हैज़ लगाइए। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है तो अब करिए सब्सक्राइब आप इसे। अभी जो हमने किया था ये था आपका कॉमन एरर। अब बारी आ गई है हमारे करने की सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को। तो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करेंगे, और ये सारे के सारे सेंटेंस इम्प्रूवमेंट अगेन आपका नवंबर 15 CGL मेंस 2019 के क्वेश्चंस हैं, जो कि प्रीलिम्स में 4 मार्क्स के और मेंस में 20 मार्क्स के आते हैं। अब आप फिर से कंटिन्यू करिए और पूरे वीडियो को एंड तक देखिए। और जब हम इस सेंटेंस इम्प्रूवमेंट को करेंगे तो इसको भी मैंने करने के लिए सेम तरीका अपनाया है। नो ऑप्शंस विल बी प्रोवाइडेड। मैं आपको कोई ऑप्शंस नहीं दूंगा, क्योंकि ऑप्शन देने के बाद आपके लिए चीज़ें जो है वो फिर काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाती हैं, और मैं चाहता हूं कि प्रिपरेशन आप थोड़ी टफ करें ताकि एग्ज़ाम में वो आपको ईजी लगे। तो चलिए देखिए, जैसे ये फर्स्ट है हमारा द होटल्स।
होटल्स क्या है आपका, प्लूरल है, काउंटेबल है, ठीक है। सो इसके बाद वर आएगा, ठीक है। हैवी बुक्ड, हैवी वर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, यानी कि ये पैसिव वॉइस है। द होटल्स वर बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। सो यानी कि ये सेंटेंस या तो सही है, और अगर कोई मिस्टेक है तो वो हैवी में होगी। अब या तो मिस्टेक होगा या सही होगा, ये क्या है क्या होगा आप मुझे कमेंट करके बताइए। देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है हैवी, जबकि यहाँ पे जो आपका लिखा हुआ है वर्ब। हैवी जो है ये एक प्रकार का एडजेक्टिव है। जैसे मैं बोलूँगा ना हैवी बुक, बुक नाउन हो गया, नाउन का अगर जो नाउन का जो क्वालिफाई नाउन को करता है उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। मैं बोल सकता हूँ हैवी बॉक्स, बॉक्स नाउन हो गया, हैवी एडजेक्टिव हो गया। लेकिन हमें यहाँ पे एडजेक्टिव की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम किसी भी नाउन को नहीं बल्कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहे हैं। सो हमें एडवर्ब की ज़रूरत है, ना कि एडजेक्टिव की। सो मैं हैवी को काट कर यहाँ लगा दूंगा हैवीली। अब हमारा ये सही हो गया, द होटल्स वर हैवीली बुक्ड फॉर द फेस्टिवल इन बनारस। तो देखिए किस तरीके से सेंटेंस को इम्प्रूव करने के लिए ग्रामर आपको पता होनी चाहिए। सो आप लोग इसी तरीके से बिना ऑप्शन के पहले इम्प्रूव करिए सारा, ताकि थोड़ी कमांड आपकी स्ट्रांग हो सके। आगे देखिए, ए टीम ऑफ बायोलॉजिस्ट हैव बीन डिस्कवर्ड 4 न्यू स्पीसीज ऑफ हॉर्न्ड फ्रॉग्स इन दी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया। यानी उत्तर पूर्वी भारत के उत्तर पूर्वी भाग में एक टीम है जो बायोलॉजिस्ट्स की टीम है। देखिए ऑफ के बाद आ गया ना प्लूरल, तो प्लूरल है तो हैव ठीक है। बीन डिस्कवर्ड 4 न्यू स्पीसीज ऑफ हॉर्न्ड फ्रॉग्स, यानी सींग वाले मेढक के 4 नई प्रजातियों को खोजा गया है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये शो करता है पैसिव वॉइस को। जैसे यहाँ पे है ना पैसिव वॉइस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस होता है। सो अगर पैसिव वॉइस की ज़रूरत है तो सेंटेंस सही है, और अगर पैसिव वॉइस की ज़रूरत नहीं है तो सेंटेंस में गलती क्या है ये आपको समझ में आ जाएगा। सो देखिए जो सब्जेक्ट है अगर उसने काम किया है तो सेंटेंस हमेशा एक्टिव में होता है। अगर काम यहाँ पे होता, यहाँ पे मान लीजिए काम होता और करने वाला यहाँ होता, सो वो पैसिव होता है। पैसिव एक्टिव में थोड़ा अच्छे से देखिएगा आप, हमने करवाया हुआ है पैसिव वॉइस का भी, जस्ट आपको सर्च करना है पैसिव वॉइस मैथ्स बाय आशीष सर क्लासेज। तो यहाँ पे क्या होगा कि बायोलॉजी की जो टीम है ना उन्होंने मेढकों को खोजा है, राइट, उन्होंने काम किया है। तो अगर मैं हैव बीन डिस्कवर्ड का मतलब बोलूं सो इसका मीनिंग निकल जाएगा कि बायोलॉजिस्ट की एक टीम का डिस्कवर किया गया है, यानी कि ये काम हो गया, बायोलॉजी की एक टीम है जिसको खोजा गया है, ये इसका एक्चुअल मीनिंग हो जाएगा अगर मैं इम्प्रूव नहीं करूँगा तो। जबकि हमें पता है कि बायोलॉजिस्ट की टीम ने डिस्कवर किया है। सो मैं यहाँ से बीन हटा दूंगा, हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा बन गया एक्टिव फॉर्म। अब ये सेंटेंस इम्प्रूव हो चुका है। तो देखिए जब आप सेंटेंस को इम्प्रूव करना स्टार्ट कर देते हैं खुद से बिना ऑप्शन के, तो समझिए कि आपकी कमांड जो है कंसेप्ट वो बहुत ज़्यादा होती जा रही है, जो आपको ऑलवेज कंड्यूसिव होगा आपके लिए एग्जाम में। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं, इसको भी खुद से पॉज करके बनाइए। अब इस सेंटेंस को अगेन आप खुद से ट्राई करिए क्योंकि ये बहुत ईजी है। अभी हमने नो सूनर वाला मैंने आपको बोला था खुद से करने, तो ये वाला भी आप खुद से ही करिए। अगर आपको स्टिल नहीं आता तो फिर आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। आगे देखिए, आई कुड नॉट स्लीप इन केस ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड, मतलब मैं नहीं सो सका। इन केस ऑफ बीइंग वेरी टायर्ड, देखिए अंडरलाइन पार्ट यहाँ पे है, तो जरा इसको समझिए, मैं नहीं सो सका, राइट, पास्ट की बात है। बीइंग वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था। सो हालांकि इसके लिए आपको ऑप्शन की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है देखते हैं। मैं नहीं सो सका था थके होने के बावजूद, ऐसा थोड़ा सेंटेंस बन रहा है, राइट। मैं नहीं सो सका था थके होने के बावजूद। सो इन केस को आप काट करके यहाँ लगा देंगे स्पाइट। सो ऑप्शन में अगर आपको इन स्पाइट ऑफ दिया हो तो वो आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद।
या अगर डिस्पाइट लिखा हो तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है के बावजूद। याद रखिएगा, इन स्पाइट के बाद ऑफ लगता है, परंतु डिस्पाइट के बाद ऑफ का प्रयोग नहीं होता, ये एरर है। सो दोनों में से कुछ भी आपको जो ऑप्शन में दिया हो, अब आपका ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि आंसर क्या करना है आपको। आगे देखिए, द घाट्स इन बनारस वर वेरी क्राउडेड बट वी वर एबल टू वॉच द गंगा आरती क्लियरली। द घाट्स इन बनारस वर वेरी क्राउडेड, यानी बनारस में जो घाट थे वो बहुत ज़्यादा भीड़ से भरे हुए थे, क्राउडेड थे, राइट। बट वी आर एबल टू वॉच द गंगा आरती क्लियरली, लेकिन हम इस एबल थे कि हम देख सकते थे, हम इस सक्षम थे कि हम देख सकते थे गंगा आरती क्लियरली। देखिए, दोनों को डिफरेंट तरीके से बताया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि यार बहुत ज़्यादा क्राउडेड था, नेगेटिव वे दिखा दिया है। यहाँ पे पॉजिटिव वे दिखा दिया है कि भाई लेकिन हमने फिर भी गंगा आरती देख ली, है ना। सो बट वी वर, सो वी आया है तो वी के बाद वर आपका ठीक है। सो आई गेस यहाँ पे आपको नो एरर लगेगा आंसर, क्योंकि बट बिल्कुल ठीक है कि गंगा घाट, बनारस के गंगा घाट पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन हम फिर भी इतने सक्षम थे कि हम देख सकते थे आरती को। सो नो एरर, ठीक है। या हो सकता है कि ऑप्शन देख करके आपको पता चले कि और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, लेकिन अगर नो एरर आंसर हुआ तो आप नो एरर के साथ जाइएगा। आगे देखिए, ही कुड नॉट बिलीव इट एट फर्स्ट। अच्छा, इसमें अंडरलाइन पार्ट नहीं दिया हुआ है तो हमें नहीं पता कि कौन से पार्ट को इम्प्रूव करना है। ही कुड नॉट बिलीव इट एट फर्स्ट, सो द मोस्ट ही थॉट अबाउट इट द मोर ही डिसाइडेड इट मस्ट बी ट्रू। चलिए मैं अंडरलाइन दे देता हूँ। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे अंडरलाइन होना चाहिए था, मैं समझ गया। अब आप इसका आंसर बताइए क्या होगा। आप जब आंसर पढ़ेंगे ना, जब अगर आपको आंसर मिल जाता है तो आप समझ जाएंगे कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन क्यों लगाया। आप इसको कॉमन एरर के तरीके से सॉल्व करिए, जैसे कॉमन एरर में सॉल्व करते हैं ना, फाइंड द एरर, उसी तरीके से। देखिए, यहाँ बोला गया है ही कुड नॉट बिलीव इट एट फर्स्ट, पहली बार में वो भरोसा नहीं कर सका। सो द मोस्ट ही थॉट अबाउट इट, जितना ज़्यादा उसने उसके बारे में सोचा, द मोर ही डिसाइडेड इट मस्ट बी ट्रू, उतना ज़्यादा उसने डिसाइड किया कि ये सही हो सकता है। सो यहाँ पे आपको मिला एक वर्ड द मोर, और आप लोगों ने पढ़ा होगा द मोर यू। देखिए, जैसे एक सेंटेंस दिखाता हूँ मैं आपको। द मोर यू स्टडी, द मोर यू इंक्रीज योर मार्क्स। सो जब भी कभी दो चीज़ों को दिखाया जाता है ना कि आप इसको बढ़ाओगे तो वो भी बढ़ेगा, ये ऐसे चीज़ों को बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव, सॉरी हम यूज़ करते हैं कंपैरेटिव डिग्री द मोर का, और हम दोनों जगह द मोर लगाते हैं। हम कहीं पे भी पॉजिटिव या सुपरलेटिव नहीं लगाते, दोनों जगह मोर लगाते हैं। सो जब मैंने देख लिया कि यहाँ पे मेरे पास द मोर है, सो इसका मतलब यहाँ पे मोस्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा मोर, और यहाँ पे आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो द मोर सही है, लेकिन ही कुड नॉट बिलीव इट एट फर्स्ट, पहले वो बिलीव नहीं कर सका, लेकिन जितना ज़्यादा उसने सोचा, तो यहाँ सो भी नहीं आएगा बट। सो बट द मोर जिस ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, कॉपी पेन ले करके बैठा करिए आप क्लास करते टाइम। आगे देखिए, दिस अपीयर्स टू बी द हैंडीवर्क ऑफ समवन who belong to a criminal gang. This appears to be the handiwork of someone whom belongs. यहाँ पे क्या आएगा? whom belongs क्यों आएगा? क्योंकि ये आपका सिंगुलर है, क्योंकि ये आपका someone सिंगुलर है। देखिए, ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो सिंगुलर है उसके हिसाब से आपका वर्ब किया जाएगा सिंगुलर, और हुम आएगा क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव केस है हु का।
अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि हु क्यों आया, हुम क्यों आया, तो इसके लिए ना आप अलग से एक वीडियो डिमांड करिए मेरे से, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ज़रूरत है तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। इसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा एग्जाम्पल्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक दो में अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता तो आप एक दो एग्जाम्पल में शायद ना समझ पाएँ। क्लियर है? अगला देखिए, While अविका वॉज वाटरिंग द प्लांट्स दे स्टार्टेड रेनिंग। इसका एरर आप खुद से ढूंढिए, बहुत ईजी है। आप सोचिए, आप एक बार बोलिए बाहर बारिश हो रही है, इसे कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? बाहर बारिश हो रही है, यहीं आपको आपका आंसर मिलेगा। और मुझे बताइए कि ये वाला पार्ट में एरर है। अच्छा, मैं बता ही देता हूँ, यहाँ एरर है, मगर एरर है तो इसे इम्प्रूव कैसे करेंगे, ये आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। आपको मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, स्टार्ट के बाद रेनिंग आ गया ना, हमने 2-3 बार इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। फिनिश स्टार्ट के बाद हम V1 ING लेते हैं। सो अब आप इसको इम्प्रूव करके मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में क्या आंसर आएगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक छोटा सा, ऐसे ही कोई स्टडी से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप एक नेम देख रहे हैं अविका। ये जो नाम है ना, जो पेपर सेट करता है ना SSC इंग्लिश, मुझे लगता है कि किसी के रिलेटेड है, ये रिलेशन में है। क्यों? क्योंकि मैंने इस नाम को ना SSC CGL और CHSL में भी शायद एक दो जगह कहीं देखा है, सेम नेम। और इतना यूनिक नेम वो डालते हैं, मतलब कि ज़रूर कोई न किसी फैमिली से होगा, इसी वजह से वो इस नाम को डाल देते हैं। बट एनीवे कोई बात नहीं, हमें अपना अगला सेंटेंस की तरफ जाना है। चलिए अटेम्प्ट करिए इसे। शी इटसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सिचुएशन। खुद से करिए आप इसे, इजी है। सेल्फ अटेम्प्ट करिए आप इसे। आगे देखिए, 4 पीपल, 4 लोग, वर इंजर्ड हो गए थे आफ्टर ए कार, जब एक कार सडनली, अचानक से, केम फॉर ए हाल्ट। देखिए, कम टू ए हाल्ट होता है, जिसका मतलब होता है थोड़ा ठहराव या फिर रुक जाना। कम टू ए स्टैंड स्टिल भी आपने सुना होगा इसकी जगह, इसका मतलब भी होता है ठहराव। ठीक है, कम 4 नहीं आएगा, कम 2 आएगा यहाँ पे। आप लोगों ने अगर कहीं ऐसी जगह ट्रैवल किया है, जैसे बिहार का कुछ एरिया, झारखंड हो गया, सो इस मध्य प्रदेश हो गया, इधर क्या होता है, और भी होता होगा मुझे नहीं पता। सो वहाँ पे क्या होता है, ट्रेन से जब ट्रैवल करते हैं ना, तो रेलवे स्टेशन आता है जहाँ पे ट्रेन रुकती है। लेकिन क्योंकि जब गांव से गुजरते हैं तो वहाँ पे बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता, वहाँ पे इक्के दुक्के लोग उतरते हैं। सो वहाँ पे हाल्ट बना दिया जाता है, उन्हें रेलवे स्टेशन नहीं, उन्हें हाल्ट कहते हैं, यानी हल्की फुल्की थोड़ी देर के लिए रुकने की जगह। ठीक है, वैसे इसका मतलब रुकना या ठहराव भी होता है। आगे देखिए, इट वॉज हिम हु एनकरेज्ड आई व्हेन आई वॉज फीलिंग लो। सो इसका आंसर क्या हो सकता है, जरा बताइए मुझे। बहुत ईजी है, इट वॉज हिम हु एनकरेज्ड। सो यहाँ पे आई के नीचे भी अंडरलाइन है, ध्यान से देखिएगा आप। सो ये वर्ब के बाद आ रहा है, सो आई नहीं हो सकता है ना, ये सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव केस प्रोनाउन का। हमें चाहिए ऑब्जेक्टिव केस, बिकॉज वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट यूज होता है। इसी प्रकार से आई, जो ये ही है, सॉरी जो हिम है, वो वर्ब के पहले यूज हुआ है, सो इट वॉज ही होगा। हमें चाहिए इसका नॉमिनेटिव केस, इट वॉज ही होता है, ना कि इट वॉज हिम। क्लियर है ये बात? सो इट वॉज ही हु एनकरेज्ड मी व्हेन आई वॉज फीलिंग लो। अब ये सेंटेंस सही है। आगे देखिए, शी वॉज टू। अच्छा, इसको आप खुद से करिए और मुझे बताइए टू का पेयर। शी वॉज टू स्टार्टल्ड एट फर्स्ट सेइंग समथिंग बट फाइनली शी ब्लर्टेड आउट द ट्रूथ। अच्छा, मैं पहले थोड़ा सा बताता हूं आपको। ब्लर्ट आउट का मतलब होता है बोल देना, मतलब बिना झिझके जो भी सच्चाई वगैरह है बोल देना। शी वॉज टू स्टार्टल्ड एट फर्स्ट। स्टार्टल्ड मतलब लाइक कन्फ्यूज हो जाना, पजल्ड हो जाना। सो स्टार्टिंग में वो बहुत ज़्यादा पजल्ड हो गई थी कुछ कहने के लिए, बट फाइनली शी ब्लर्टेड आउट द ट्रूथ। सो ब्लर्ट आउट को भी याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है वैसे आपके लिए।
सो शी वॉज टू स्टार्टल्ड एट फर्स्ट टू से समथिंग। टू का पेयर क्या होता है? टू। जैसे बोलते हैं ना, इट इज़ टू हैवी टू लिफ्ट, दिस बॉक्स इज़ टू हैवी टू लिफ्ट। ये इतना ज़्यादा हैवी है कि इसको उठाया नहीं जा सकता। सो उसी तरीके से वो इतना ज़्यादा स्टार्टल्ड हो गई थी कि वो कुछ कह नहीं पा रही थी। सो सेइंग की जगह क्या आएगा? टू से। अब ये सेंटेंस आपका ठीक है, क्लियर है ये बात? आगे देखिए, ऑन विंटर इवनिंग्स, यानी कि सर्दी की शाम में, ए हेज ऑफ स्मोक हैंग इन दिल्ली। जैसे हेज क्या हो गया ना, स्मोक का छल्ला, जैसे आप घना कोहरा ही समझ लीजिए, मतलब यू नो हेज ऑफ स्मोक, घना कोहरा, उसका धुंध। हैंग इन दिल्ली, सो हैंग इन दिल्ली। अब यहाँ पे जो है ना आपका बेसिकली प्रीपोजिशन, या आप बोल सकते हैं हैंग के बाद कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा वो यूज किया गया है, तो ये होगा हैंग ओवर। ये हैंगओवर नहीं है, जो हैंगओवर चढ़ जाता है वो नहीं है। हैंग ओवर मतलब दिल्ली के अराउंड पूरा हो गया था। ठीक है, आगे देखिए, देयर वर 10 चिल्ड्रंस इन द क्लास 6 ऑफ विच वॉज क्राइंग। सो इसे कैसे इम्प्रूव करेंगे? देखिए, यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स थे क्लास में, जिनमें से 6 क्या कर रहे थे? रो रहे थे। रोने वालों की संख्या कितनी है दोस्तों? 6। 6 क्या बोलते हैं, सिंगुलर या प्लूरल? प्लूरल। सो वॉज आना चाहिए क्या? नहीं आना चाहिए, वर आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो प्लूरल है, हम जानते हैं इस बात को। 6 ऑफ विच, तो 6 ऑफ विच का मतलब होगा जिसमें से 6, जिसमें से 6 जो हैं वो रो रहे थे। लेकिन यहाँ विच भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो विच है ना, ये पर्सन के लिए यूज नहीं होता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ सकता है? 6 ऑफ whom देयर वर 10 चिल्ड्रंस इन द क्लास, 6 ऑफ, यहाँ पे आ सकता है आपका 6 ऑफ दैट व्हाट, 6 ऑफ whom। ये ऑप्शन पे भी थोड़ा डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया है। 6 ऑफ दैम, द 10, देयर वर 10 चिल्ड्रंस इन द क्लास, 6 ऑफ whom, या 6 ऑफ दैम भी हो सकता है, क्योंकि दैम भी आपका ऑब्जेक्टिव है और whom भी ऑब्जेक्टिव है। तो 6 ऑफ दैम भी आ सकता है या 6 ऑफ whom भी आ सकता है। ये डिपेंड करेगा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। सो बेसिकली वॉज को हटाकर वर आएगा, विच को हटाकर whom या दैम आ जाएगा, जो भी आपका दिया होगा ऑप्शन के अंदर। यू नीड टू टेक सम गाइडेंस इन केमिस्ट्री। यू नीड, यू के बाद नीड आ जाएगा। कई बार क्या होता है ना कि ऑप्शन में यू के बाद नीड्स भी लिखा मिलेगा आपको, लेकिन नीड्स नहीं होगा, नीड सही है। नीड टू टेक सही है। सो नीड टू टेक में कोई गलती तो नहीं होनी चाहिए। सो इसका आंसर जाना चाहिए नो एरर। ठीक है, कोई भी एरर नहीं है इसमें। आगे देखिए, ये खुद से करिए, बहुत इजी है ये, आप सेल्फ अटेम्प्ट करिए। मैं चाहूँगा कि आप खुद से करिए, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, बाकी आएगा तो ज़रूर इजी बनाइए। आगे देखिए, इफ़ समबडी अटैक्स यू, यदि आप पर कोई अटैक करता है, यू नीड्स बी एबल टू डिफेंड योर सेल्फ। क्या एरर हो सकता है इसमें बताइए? आसान है ये, मैंने अभी भी जस्ट आपको बताया था। यू नीड्स लिख के दे देगा, लेकिन जो यहाँ पे एस या ई एस है वो सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम के साथ लगता है, ना कि यू के साथ। सो ये एरर है, नीड्स हटा करके आप लगा देंगे नीड। आगे देखिए, द डॉक्टर बेड मी टेकिंग द मेडिसिन इमीडिएटली आफ्टर द ब्रेकफास्ट। सो अब यहाँ पे क्या आंसर होगा? आप इसे इम्प्रूव करना चाहें तो कर सकते हैं। द डॉक्टर बेड मी टेकिंग, सो बेड मी टेकिंग, सो यहाँ पे आई थिंक बेड मी टू टेक होना चाहिए। ये आगे अगेन आपको जो ऑप्शंस दिया होगा उसमें से देख के आपको पता चलेगा कि बिल्कुल सही आंसर क्या होना चाहिए। बट इन माय ओपिनियन यहाँ पे बेड के बाद आपका टू V1 लगना चाहिए। तो डॉक्टर बेड मी, बेड का मतलब होता है बताना।
द डॉक्टर बेड मी टू टेक मेडिसिन इमीडिएटली आफ्टर ब्रेकफास्ट। ठीक है, अगर आपको लगता है कुछ और आंसर हो सकता है तो कमेंट में कर सकते हैं, बट शायद यही होगा आंसर, यही होना चाहिए आंसर। आगे देखिए, द सॉन्ग वॉज सो मूविंग एज ऑल आईज बिकम वेट। सो द सॉन्ग वॉज सो मूविंग। सो मूविंग मतलब होता है लाइक टचिंग, जैसे थोड़ा बहुत टची बोलते हैं ना, बहुत टची, जो बहुत जल्दी इमोशनल कर दे आपको। द सॉन्ग वॉज सो मूविंग एज ऑल आईज बिकेम वेट। पास्ट टेंस है, देखिए सो का पेयर कभी भी एज नहीं होता। सो का पेयर कभी भी एज नहीं होता जब तक कि वो कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री लेकर के कंपेयर ना करें नेगेटिव सेंटेंसेस में। सो यहाँ पे कोई इस तरीके का मतलब कंपेयर नहीं किया जा रहा है, जैसे बोलते हैं ना ही वॉज नॉट सो फैट एज ही, या चलिए मैं लिख देता हूँ एज राकेश। सो यहाँ पे क्या हुआ है कि फैट आपका पॉजिटिव डिग्री है और कंपेयर किया जा रहा है ही और राकेश में। सो नेगेटिव है तो नेगेटिव को दिखाने के लिए हम सो और एज का यूज कर लेते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पे जो सेंस है, यहाँ पे सेंस निकल रहा है इतना जितना, इतना जितना। सो यहाँ पे सो का पेयर एज नहीं होगा, इसका पेयर होता है दैट। द सॉन्ग वॉज सो मूविंग दैट ऑल आईज बिकेम वेट। अब ये सेंटेंस आपका सही है। ऐसे रूल्स आपको अच्छे से करके जाने हैं एग्जाम से पहले। प्रीलियम्स का एग्जाम है CHSL और CGL का, फटाफट से अपनी जो वोकैब है और ग्रामर स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट कर दीजिए। आगे देखिए, एरियल वॉज कन्विंस्ड। एरियल मान गया था दैट समथिंग फिशी इज गोइंग अप बिहाइंड हिज बैक। काफ़ी आसान है, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो कर सकते हैं। मुझे पता है कि ऑप्शन देता तो आप ज़रूर कर लेते, लेकिन मेरा टारगेट ही है कि मैं ऑप्शन ना दूं, और मैं फ्यूचर में और भी ऐसे क्लासेस दूंगा आपको जिसमें कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आपको सॉल्व करना पड़े, मैं नहीं करूं। ठीक है, सो आपको बस सब्सक्राइब करके रखना है चैनल को। देखिए, एरियल इतना कन्विंस्ड हो गया था कि दैट समथिंग फिशी मतलब होता है ना कुछ डाउटफुल, इज गोइंग ऑन। गोइंग ऑन का मतलब होता है ना, जैसे बोलते हैं व्हाट इज गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। सो गोइंग ऑन मतलब किसी चीज का होना। सो अब ये सेंटेंस आपका सही है। आगे देखिए, जमुना लाल बजाज वॉज वन ऑफ द फ्यू बिजनेसमैन। देखिए, वन ऑफ के बाद आ गया ना आपका प्लूरल, हु इनकर्ड द रैथ ऑफ द ब्रिटिश फॉर सपोर्टिंग दी फ्रीडम मूवमेंट। जमुना लाल बजाज वॉज, वो थे, वन ऑफ द फ्यू बिजनेसमैन, बहुत कुछ बिजनेसमैन में से एक थे। वन ऑफ का मतलब होता है बहुत सारे में से एक, बहुत सारे में से एक ऐसे बिजनेसमैन जमुना लाल बजाज भी थे जो इनकर्ड द रैथ। इनकर्ड मतलब होता है जैसे कोई रिजल्ट वगैरह फेस करना, रैथ का मतलब होता है गुस्सा। द रैथ ऑफ ब्रिटिश फॉर सपोर्टिंग द फ्रीडम मूवमेंट, क्योंकि उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट का सपोर्ट किया होगा, सो उन्हें सामना करना पड़ा था ब्रिटिश के गुस्से का। सो अब यहाँ पे हमें इम्प्रूव करना है, इम्प्रूव करने के लिए है फॉर सपोर्टिंग। सो यहाँ पे फॉर सपोर्टिंग में तो मुझे कोई एरर शो, अब अगेन ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा, ऑप्शन हमारे पास है नहीं। ऑफ द ब्रिटिश टू सपोर्ट, टू सपोर्ट नहीं, फॉर सपोर्टिंग सही होना चाहिए, इसका आंसर होना चाहिए नो एरर, क्योंकि इनकर्ड द रैथ ऑफ ब्रिटिश फॉर सपोर्टिंग, सपोर्ट करने के लिए। सो इन माय ओपिनियन द आंसर शुड बी नो एरर। आगे चलते हैं। आवर न्यू अकाउंट फॉल शॉर्ट इन माई एक्सपेक्टेशंस। जो हमारा नया अकाउंट था मेरे एक्सपेक्टेशन से फॉल शॉर्ट ऑफ होता है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को, आप कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इन नहीं लगता, यहाँ पे प्रीपोजिशन इन लगाया है, इसे हटा करके हम ऑफ लगाएंगे। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है रन आउट ऑफ, मतलब किसी चीज की कमी पड़ जाना। सॉरी,
नहीं नहीं, रन आउट मतलब मोर और लेस वही सेंस है, लेकिन रन आउट ऑफ का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, टू एंड ऑफ समथिंग। फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब होता है कमी होना। ठीक है, दोनों में आप देख लीजिएगा डिफरेंस। रन आउट ऑफ मतलब ख़त्म हो जाना, जैसे बोल सकते हैं ना, माई बैलेंस इज माई मोबाइल इज रन आउट ऑफ बैलेंस, इज रनिंग आउट ऑफ बैलेंस। सो फॉल शॉर्ट ऑफ का मतलब कमी होना, रन आउट ऑफ का मतलब ख़त्म होना। ओके, लगता है ख़त्म हो गए हैं हमारे। हमने सारे के सारे जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट थे और कॉमन एरर्स थे कंप्लीट कर लिए हैं। प्लीज़ 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 कमेंट करके बताइए कि लेक्चर आपको कैसा लगा। मिलेंगे अगले लेक्चर में इंग्लिश के, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद जय भारत।